नमस्कार दोस्तों, आज इंग्लिश की क्लास में हम आपको वर्ब के बारे में बताएंगे और इसके पहले वाले क्लास में आपने अध्ययन किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। आपको सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं आपको बताया गया था, प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं ये पिछली क्लास में स्पष्ट किया गया था। अगर कोई टॉपिक आपको कम समझ में आती है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि सर इसे दोहरा दिया जाए, मैं उस टॉपिक को पुनः रिवीजन करवा दूंगा। इसमें आप परेशान मत रहिएगा और आप जरूर अपना गहन अध्ययन करिएगा कि कौन सी टॉपिक हमें क्लियर हो रही है, कौन सी टॉपिक क्लियर नहीं है। जो टॉपिक क्लियर नहीं है कमेंट में आप बता दिया करिए कि ये टॉपिक सर अभी क्लियर नहीं है, उसको हम दोबारा ले लेंगे, दोबारा उस पर क्लास ले लेंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, जो आपका टॉपिक कमजोर लगे उसको रिवीजन करके अगर वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये क्लास इस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपका ग्रामर बहुत ही आसान हो जाएगा। सारे शब्दों की अभी पहचान बताई जा रही है, डिफिनेशंस बताई जा रही है, तो आप उस पर डिफिनेशंस को रटना नहीं है, बस उसको समझ करके याद करना है। तो आज हम इसी कड़ी में लेते हैं वर्ब। तो पहले तो वर्ब क्या है, वर्ब को सामान्य लैंग्वेज में हम कहते हैं वर्ब इज अ एक्टिंग वर्ड। वर्ब एक एक्टिंग वर्ड है, एक्ट करता है, क्रिया करता है, कार्य करता है। जैसे डांस करना एक्टिंग है, राइटिंग करना एक्टिंग है। हीरो हीरोइन आपने देखा होगा पिक्चर में, आप कहते हैं जैसे हीरो का नाम क्या होता है, एक्टर, एक्ट करने वाला, यानी कि जो क्रिया करता है उसको एक्टर कहते हैं। एक्ट्रेस जो लेडीज क्रिया करती है, जैसे डांस की क्रिया या राजा बन जाना या विलेन में कह दिया गया कि किसी को मार देगा, उस अपहरण कर लिया गया पैसों की फिरौती के लिए, तो ये सारा क्या है जो पिक्चर में पिक्चराइज किया जाता है, जो दिखाया जाता है वही एक्टिंग है। हम लोग अगर इस दुनिया में आए हैं तो भगवान हमें एक्टिंग करवा रहा है। हमें जो काम दिया जा रहा है, टीचर का काम दिया गया, हम टीचर की एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट की एक्टिंग कर रहे हैं। अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो एक्टिंग नहीं हम बोलेंगे, वो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा एक्टिंग ही होगा। लेकिन वीडियो में आप देखते होंगे, पिक्चर में देखते होंगे कि हीरो कभी वकील बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी टीचर बन जाता है, कभी किसान बन जाता है। तो क्या है, एक्टिंग है। क्या वो किसान बन गया? नहीं, किसान नहीं बना, बस किसान बनने का एक्टिंग किया, तो उसी को हम कहते हैं वर्ब। उसी को क्या कहते हैं, वर्ब। अगर हम इसकी डिफिनीशन में जाएं तो हमने पहला सामान्य डिफिनीशन आपको बताया, वर्ब इज अ एक्टिंग वर्ड। पहले इसको याद करिएगा, वर्ब इज अ एक्टिंग वर्ड। यह एक एक्टिंग वर्ड है, क्रियात्मक शब्द है, यानी कि ऐसा शब्द जो कार्य करे, इसको हम कहेंगे वर्ब, यानी कि क्रिया एक क्रियात्मक शब्द है। लेकिन अगर इसकी अच्छी डिफिनीशन हम बनाना चाहें तो दूसरी डिफिनीशन हम बनाइए, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट tells us something कह रहा है कि a verb is a word that tells us something। किसके बारे में बताता है? तो कहेंगे about person, या any person कह लीजिए, any person or things। कह रहा है कि a verb is a word that tell us some things about any person or things। कह रहा है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बताता है। तो वर्ब क्या करता है,
करेक्ट, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, उस शब्द को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। इस तरीके से कहेंगे, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस अबाउट एनी पर्सन और थिंग्स, या वर्ब इज अ एक्टिंग वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आपके पास है, ये और ये। इसको आप एक दो बार रिवाइज करिएगा। साधारण शब्दों में वर्ब वह शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कहें मोहन वीप्स, मोहन वीप्स रोता है। मोहन क्या करता है? रोता है। तो मोहन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। वीप क्या है? वर्ब है। वीप क्या है? ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं, अगर पूछा जाए मोहन क्या करता है, करे वीप, यानी कि ये वर्ब हमें बता रहा है किसके बारे में? पर्सन के बारे में। पर्सन यहाँ पे कौन है? मोहन है। तो वर्ब क्या करता है? किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग्स के, किसी वस्तु के बारे में बताता है। और जिस शब्द से किसी पर्सन या थिंग्स की जानकारी मिलती है उसी को हम कहते हैं वर्ब। उसी को क्या कहेंगे? वर्ब। तो रोना वर्ब है। रोना क्या है? वर्ब है। और ये रोना ही बताया कि रो कौन रहा है? मोहन। तो मोहन के बारे में कौन बता रहा है? वीप, वर्ब। तो ये वीप जो है वर्ब होगा, यानी कि जो शब्द किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग्स के बारे में बताए वही शब्द क्या कहता है? वर्ब। इस तरीके से हम वर्ब की डिफिनेशन के रूप में कहेंगे, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट एनी पर्सन्स और थिंग्स। तो ये आपने वर्ब की डिफिनेशन कहेंगे। वर्ब कितने प्रकार का है? तो लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ब। लिखेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने प्रकार का बताया गया? 5 प्रकार का बताया गया। कितने प्रकार का बताया गया? 5 प्रकार का। वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं? हम यहां पे लिख रहे हैं। नंबर 1, इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 2, ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब नंबर 3, पहला हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 3 आप कहिए लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब। और नंबर 4 आप कहिए इसको ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी या इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और नंबर 5 फ्रेजल वर्ब। PHRASAL फ्रेजल वर्ब। तो नंबर 1 इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। इनकी हिंदी भी समझते चलिए, क्या हिंदी में नाम इनका है? तो इंट्रांजिटिव को हम कहते हैं अकर्मक, अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव को कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन क्रिया? वर्ब को क्रिया ही बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब को हम कहते हैं संयोजक क्रिया। कौन क्रिया? संयोजक क्रिया।
और ऑक्सिलरी को हम कहेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बताया गया था। क्लॉज और फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब का दिया गया, यानी कि वर्ब में प्रीपोजिशन या आर्टिकल अगर लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेजल हो जाएगा। यानी कि एक शब्द से अधिक हो जब ले लिया जाएगा एक साथ किसी भी सेंटेंस के पार्ट से, तो उसको हम कहेंगे फ्रेजल। तो अब देखिए, हमने हिंदी में नाम बता दिए। इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया कहेंगे, ट्रांजिटिव को सकर्मक क्रिया कहेंगे, लिंकिंग वर्ब को संयोजक क्रिया कहेंगे, और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहेंगे। आइए इनको समझते हैं, ये हैं क्या। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वह होगा, इंट्रांजिटिव जिसमें परिवर्तन ना हो, अकर्मक जिस कर्म में कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस सेंटेंस को स्पष्ट करने के लिए, जिस सेंटेंस के सेंस को या भाव को स्पष्ट करने के लिए यदि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में अगर उस सेंटेंस का सेंस स्पष्ट हो जाता है तो हम उसको कहेंगे इंट्रांजिटिव। वर्ब का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित है। अगर वर्ब का इफेक्ट उसके सब्जेक्ट तक ही सीमित है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी वर्ब का प्रभाव या इफेक्ट का, आप प्रभाव कहिए, प्रभाव, या इसी को हम इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इफेक्ट उसके कर्ता मतलब सब्जेक्ट तक सीमित हो, या इसी को कहेंगे जिस सेंटेंस के सेंस को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव। यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो उसको हम कह देंगे साधारण तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए, क्या एग्जाम्पल होगा। अभी हम एक हाथ सेंटेंस के भाव को स्पष्ट करने के लिए, सेंस को स्पष्ट करने के लिए, भाव को स्पष्ट करने के लिए भाव को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत न हो, वहां पे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम कह दें सीता डांसेस, सीता में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। क्या इस सेंटेंस का स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है कि सीता क्या कर रही है? बिल्कुल निकल रहा है कि सीता नाचती। इसका मतलब क्या हो गया? सीता नाचती है। अर्थात इस सेंटेंस के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हैं, सर वह कौन सा सेंटेंस है जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है? देखिए, अगर हम कह दें आई राइट, मैं लिखता हूं, यहां पे आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब। अगर इतना हम बोल दें कि मैं लिखता हूं, तो क्या इससे स्पष्ट भाव निकल रहा है कि मैं लेटर लिख रहा हूं, या मैथ सॉल्व कर रहा हूं, या साइंस पढ़ रहा हूं, या पेपर से कटिंग से कुछ निकाल रहा हूं? कुछ स्पष्ट हुआ? कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। बस इतना पता है कि मैं लिख रहा हूं।
अब उस लिखावट में क्या लिख रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है, तो अगर इसको स्पष्ट करना होगा तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। अगर हम लिख दें आई राइट और लिट, आई राइट और लेटर, अब बताइए आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, स्पष्ट हो गया कि नहीं? मैं क्या लिख रहा हूं? पत्र। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर सेंटेंस के भाव को स्पष्ट करने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट, उसको मीनिंग समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। उसको कहेंगे सकर्मक या ट्रांजिटिव, सकर्मक या ट्रांजिटिव, क्या कहेंगे? सकर्मक या ट्रांजिटिव। लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, जैसे सीता डांसेस, सीता डांसेस, सीता नाचती है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए डांस कैसा वर्ब हो जाएगा? तो कहेंगे इंट्रांजिटिव। राइट कैसा वर्ड है, कैसा वर्ब है? तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? दूसरा वाला था ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हमने कहा था यह है सकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? सकर्मक का मतलब होता है सा मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म, जो कर्म सहित यानी कि ऑब्जेक्ट, विथ ऑब्जेक्ट। सकर्मक को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में अगर हम कहें विथ ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो यानी कि साथ में ऑब्जेक्ट अगर है, उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। जैसे अभी हमने लिखा था माई मदर कुक्स फूड, मेरी माताजी भोजन पकाती हैं। मेरी माताजी क्या करती हैं? भोजन पकाती हैं। अगर केवल कह दी जाए कुक्स, पकाना, भोजन का नाम ना लिया जाए तो क्या पकाती? पकाने के लिए क्या पकाना, तो आप कहेंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस का स्पष्ट अर्थ तब निकलेगा जब वर्ब दिया होगा। तो यहाँ पे कुक्स क्या है? तो हम कहेंगे सर जी कुक्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है ये कुक्स? ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल हर ब्रदर गिव्स अस अ पेन, उसका भाई हमें एक पेन देता है। हमें एक क्या करता है? पेन देता है। तो हर ब्रदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे आपको बताया गया था सब्जेक्ट में दो पार्ट, ब्रदर मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ड हो गया। तो हर क्या है? क्वालिफायर है। हर क्या है? क्वालिफायर। तो ये हर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, गिव्स वर्ब हो गया, अस और अ पेन ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। आपको बताया गया था ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अस अ पेन हमें एक कलम देता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम कहें शी सोल्ड अ हाउस, यू सोल्ड अ हाउस, आप कह लीजिए सी नहीं, क्या कह लीजिए? यू सोल्ड योर हाउस कह लीजिए। वह अपना घर बेच दिया। वह अपना घर क्या कर दिया? बेच दिया। अगर कह दिया जाए केवल इतना ही लिखते हैं यू सोल्ड, या तुम अपना घर बेच दिए। यू सोल्ड तुम बेच दिए। क्या बेचे? घर बेचा, खेत बेचा, कोई कॉपी किताब बेचा। कुछ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ। उसको स्पष्ट करने के लिए योर हाउस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आप कह देंगे वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब,
लिंकिंग वर्ब का होता है मतलब संयोजक क्रिया। अर्थात जोड़ने वाला। जब दो सेंटेंस में कोई शब्द, कोई वर्ड, पर्टिकुलर कोई वर्ड सेंटेंस के अन्य वर्डों को ऐड करता है तो उसको कहते हैं जोड़ना। तो यहाँ पे संयोजन के रूप में आएगा। और संयोजन का मतलब ये है, यहाँ पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी ट्रांसलेशन में अगर इज लगा दिया जाए तो इसको वो केवल इज वर्ब के रूप में है तो इसको वो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो गलत है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, ये हमेशा अगर अकेले यूज हो रहे हो, अगर मेन वर्ब वहां पे नहीं है तो यह कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, यह कहलाएगा मेन वर्ब। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगा जब इसके साथ कोई मेन वर्ब लगा हो। मेन वर्ब अगर है, मेन वर्ब अगर नहीं है, इसके साथ अगर मेन वर्ब है तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और यदि मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा। तो संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ने वाला। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। जैसे कह दिया जाए मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन इज अ टीचर कह लीजिए। मोहन एक अध्यापक है। मोहन एक क्या है? अध्यापक है। तो एक शब्द मोहन हो गया और दूसरा ए टीचर, और टीचर हो गया। तो और टीचर और मोहन को जोड़ने का काम, संयोजन का काम कर रहा है वर्ब, इसलिए इसको कहते हैं लिंकिंग। ये दोनों में लिंक बना रहा है। क्या बना रहा है? लिंक बना रहा है कि मोहन क्या काम करता है, तो बता रहा है कि मोहन एक टीचर का काम करता है। मोहन किसका काम करता है? टीचर। तो इन दोनों को ऐड कर रहा है, इन दोनों शब्दों को क्या कर रहा है? ऐड कर। केवल कह दिया जाए मोहन का काम क्या है, स्पष्ट नहीं होगा। तो इसका जो काम है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर उसके काम से जोड़ देने वाला शब्द, किसी भी पर्सन का उसके काम से जोड़ने वाला शब्द ही कहलाता है लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे इज क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब कहेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। इसको लिंकिंग वर्ब को आप मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब अगर नहीं है तो हम कहेंगे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। दूसरी बात आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या टीचर ऑब्जेक्ट है? नहीं है। एक कॉम्प्लीमेंट है। प्रेडिकेट में कल बताया गया था कि प्रेडिकेट का वह पार्ट जिसमें नाउन हो, जिसमें नाउन हो, वो नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। वो नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये सब्जेक्ट और नाउन कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है। कौन? इच ऐड कर रहा है। इसलिए जोड़ने वाला शब्द संयोजक माने होता है जोड़ने वाला। लिंकिंग माने होता है दोनों को जोड़ने वाला। तो जब इज, एम, आर, वाज, वर अकेले आ जाएगा या मेन वर्ब के रूप में ही कोई अकेले आ जाएगा तो वह उनको जोड़ रहा है। वह उनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। सर मेन वर्ब में भी आ जाएगा। चलिए, जैसे मेन वर्ब में अगर हम कहें तो अगर कह दिया जाए आवर फियर केम ट्रू, आवर फियर केम ट्रू। अब यहां पे देखिए कम का सेकेंड फॉर्म केम है, तो कम, केम, कम, गो, राइट, रीड, ये सब मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे भी ये मेन वर्ब बोला जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड कर रहा है तो इसको भी हम लिंकिंग वर्ब ही कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि आवर फियर और ट्रू को ऐड करने वाला शब्द केम लिंकिंग वर्ब होगा। दोनों में लिंक बना रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। इसका हिंदी हो गया हमारा डर सही निकला। हमारा डर क्या निकला?
सही, यानी कि जिसके बारे में हम डर रहे थे वो सही था। इसको हम कहेंगे हमारा डर सही निकला। हमारा डर क्या निकला? सही निकला। इसका हिंदी हो जाएगा हमारा डर सही निकला। अब तो क्लियर हो गया होगा संयोजन क्या है, लिंकिंग क्या है। तो जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जिस शब्द से जोड़ा जाता है, वर्ड जिस वर्ड से ऐड किया जाता है उसको हम लिंकिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए इज से ऐड किया गया था, इज लिंकिंग हो गया। यहाँ केम से ऐड किया गया इन दोनों को, तो केम लिंकिंग हो गया। दोनों में लिंक बनाया गया। तो इस तरीके से अगर हम दूसरा कहें, भाग्य मार देंगे, वी ग्रो ओल्ड। वी, एक चाटा मार देंगे, भागो यहां से। वी ग्रो ओल्ड। वी मतलब क्या होता है? हम। तो वी ग्रो ओल्ड का मतलब होता है, ग्रो मतलब होता है बढ़ना। हम क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। हम बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ग्रो भी क्या होगा? आपका लिंकिंग होगा। ग्रो भी क्या होगा? लिंक। तो इस तरीके से चाहे आपको वो मेन वर्ब के रूप में दिखे, चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि सर इज, एम, आर, वाज, वर ये हेल्पिंग वर्ब होता है। नहीं, जब मेन वर्ब के साथ में रहेगा तब उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और अगर अकेले होगा तो या तो उसको मेन वर्ब बोला जाएगा या तो लिंकिंग वर्ब बोला जाएगा। स्पष्टता ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग। इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग। अभी हमने बताया ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तब बोला जाएगा जब उस वर्ब के साथ एक मेन वर्ब लगा हो। सर कैसा मेन वर्ब? एग्जाम्पल से अगर हम समझे, राधा is going to her school। राधा इज गोइंग टू हर स्कूल। अगर हम यहां पे कहें राधा अपने स्कूल जा रही है। अब यहां पे देखिए दो वर्ब आए हैं, एक वर्ब है इज और दूसरा वर्ब है गो। आईएनजी फॉर्म हटा दीजिए, दूसरा वर्ब है गो। तो इज और गो दो वर्ब है। यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और गो मेन वर्ब होगा। क्योंकि मेन वर्ब गो है, जाना, आना, लिखना, ये सब मेन काम होता है। तो जो मेन वर्ब को छोड़ दिया जाएगा उसके हेल्प में इज है। इज बता रहा है कि है, यानी कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, वर्तमान में है कि नहीं है। तो ये इज इस वर्ब की हेल्प कर रहा है। इसलिए मेन वर्ब की जब हेल्प जिस वर्ड से होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और इसको कहेंगे मेन वर्ब। तो इस तरीके से मेन वर्ब के साथ अगर कोई वर्ब हेल्प कर रहा हो उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो राधा इज गोइंग टू हर स्कूल, राधा अपने स्कूल जा रही है।